सो बच्चा लोग, आज हम आपके चैप्टर नंबर 4 की कुछ कहानियां देखेंगे। देखो, इसके पहले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था जो कि चैप्टर 3 का था। उससे पहले हमने टेबल के बारे में डिस्कस किया था जो कि चैप्टर नंबर 4 का था। तो आज हम ये देखेंगे कि एटम्स, देखो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था एटम क्या होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह चीजें होती है। उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था एक्चुअली एटम है क्या। अब हम ये देखेंगे कि एटम के बारे में हमें किसने बताया और क्या डायरेक्टली एटम हमारे सामने आ गया था? नहीं, एक्चुअली एटम को लेके कई सारी खोज चल रही थी, कई सारी रिसर्च इसके बेसिस पे कराई जा रही थी। किसी साइंटिस्ट ने कुछ ढूंढ के दिया, किसी साइंटिस्ट ने कुछ ढूंढ के दिया। तो हमको पूरी वो स्टोरी देखनी है, हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, साइंस की हिस्ट्री के कौन से साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा था, उन्होंने कौन सा एटॉमिक मॉडल बना के दिया था और वो क्या सच था या गलत था, सारी कहानी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने ढूंढा था? ऑब्वियसली मैंने तो नहीं ढूंढा था। अब प्रोटॉन जो है बच्चा लोग, इन 1886 में एक साइंटिस्ट है ई गोल्डस्टेन करके, इन्होंने फाइंड किया था। ई गोल्डस्टेन कब फाइंड किया था? 1886 में। अब इन्होंने एक्चुअली किया क्या, जरा ध्यान से देखना। ये आपको 1 मार्क के लिए याद रखना है, पर अब जो बताने जा रहा हूं वो आपको याद नहीं रखना है, खाली समझना है। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास की एक ऐसी ट्यूब ले ली एंड उन्होंने यहां पे 2 टर्मिनल्स ले लिए और उन्होंने क्या किया, यहां पे गैस डाल दी। अंदर क्या डाल दी? गैस डाल दी। और उन्होंने इसके अक्रॉस करंट पास कर दिया। ये बैटरी है, बैटरी को इस तरीके से दिखाया जाता है। अब करंट पास करने से उनको एक बहुत ही अजीब तरह की रेज दिखी, लाइटिंग दिखी। उन्होंने एक्चुअली क्या सोचा था कि देखते हैं इसके अंदर कुछ है क्या नहीं। तो जब हाई करंट पास किया तो उन्होंने ये देखा कि यहां से ना कुछ कलरिंग चीज निकल रही है। उस कलरिंग चीज को नाम दे दिया उन्होंने कैनाल रेस। एंड सबसे मजेदार बात पता है क्या, कि वो रे है ना यहां से यूं जा रही है। इन शॉर्ट ये जो छोटा होता है ना, इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं। सो ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। एंड ये जो रेज है ये माइनस के तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसका मतलब ये जो भी रेज है, कैनाल रेज, ये एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज है। किस तरह की रेज है ये? पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। देखो एक्चुअली इसके अंदर ना एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल यहां से यहां जा रहा था, लेकिन जब वो पार्टिकल यहां से निकला तो वो पार्टिकल नहीं दिखा, लेकिन इस पार्टिकल का कलर दिखा। जैसे कि स्टार टूटता है, चलो स्टार भी नहीं, रॉकेट जाता है, हमको रॉकेट नहीं दिखता है, लेकिन रॉकेट से जो धुआं निकलता है वो दिखती है ना। आसमान में आपने कई बार देखा होगा, आपको रॉकेट के कारण डिजाइन बनते हुए दिखती है। अरे रॉकेट नहीं दिखाई देता है, लेकिन रॉकेट जो धुआं छोड़ रहा है व्हाइट कलर का, वो धुआं दिखाई दे रहा है। वैसे ही पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टिकल की वजह से कलरिंग लाइट आ रही है। उस कलरिंग लाइट को क्या नाम दे दिया गया? कैनाल रेस। और कैनाल रेस का मतलब क्या बोला गया? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। हमको पता है कि माइनस माइनस रिपेल करते हैं, लेकिन माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं, पढ़ा है ना बचपन में। सो माइनस के नजदीक कौन जाएगा? प्लस जाएगा। इसीलिए कैनाल रेस की डेफिनेशन भी यही दी जाती है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस कंटेनिंग अ पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। सो यहां से गोल्डस्टेन ने कहा कि यार कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। उन्हें कैसे पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज ही होगा? बिकॉज वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो इसलिए उसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज भी कुछ इसी तरीके से हुई थी। इसके 11 साल बाद, इसके 11 साल बाद यानी कि 1897 में जे थॉमसन करके एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी।
उन्होंने भी कुछ ऐसे ही एलिमेंट की थी, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट था। उन्होंने भी एक ग्लास की ट्यूब ले ली, ग्लास मतलब कांच, कांच की बनी हुई ट्यूब ले ली। यहां पे उन्होंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, यहां पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, और यहां पे ऊपर नीचे एक और पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब ये जो था ना, देखो बच्चा एक्चुअली ये किस लिए क्रिएट किया गया था, ये बैटरी से। अब यहां से यहां कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा की थी। आप जब बैटरी लगाते हैं ना, तो प्लस माइनस के कारण एक ऐसे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की इफेक्ट देखी जाती है, उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है बेटा वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस। अब जब उन्होंने बीच में कुछ नहीं लिया, इस बार उन्होंने बीच में कुछ भी नहीं लिया, लेकिन यस यहां पे करंट को फिक्स कर दिया। ये वाला जो करंट था ना, ये यहां से यहां इसको फिक्स कर दिया, लेकिन इसको बढ़ाते गए। ये जो है ये प्लस माइनस, ये भी करंट है, ये भी एक बैटरी है और ये भी एक बैटरी है, लेकिन इस बैटरी को फिक्स कर दिया और ये वाली बैटरी का पावर करंट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। एक ऐसा समय आया कि जब इसके अंदर से ना कुछ चीज निकलने लगी। क्या? एक चीज बाहर आने लगी कुछ। जब बहुत हाई वोल्टेज तक चले गए तब, हमें स्टार्टिंग में नहीं, जब बहुत ही हाई वोल्टेज पे चले गए तो यहां से कुछ निकलना शुरू हो गया। अब देखा ये क्या कि जैसे वो निकल रहा है ना, वो निकल के यहां गिर रहा है। मतलब अब एक चीज डाउट गई कि यार एक पार्टिकल जो माइनस से निकल रहा है और पॉजिटिव की तरफ गिर रहा है, माइनस से निकला और अट्रैक्ट कहां हो रहा है? पॉजिटिव के पास। तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो पार्टिकल है ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। सो जब इन सब की रिसर्च चालू हुई थी आज से कई सालों पहले, तब पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, प्रोटॉन नाम की कोई चीज होती है, या एटम होता है, ऐसा कुछ पता नहीं था। धीमे धीमे खोज करते गए एंड उनको एक एक नवा नवा नाम देते गए। सो पहले एक पार्टिकल की खोज हुई जो प्लस में था, तो उसको नाम दे दिया प्रोटॉन। किसने ढूंढा था? 1886 में गोल्डस्टाइन ने। फिर उसके 11 साल बाद इनको भी डाउट तो सबको जाएगा कि किसी भी चीज में पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन नेगेटिव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो जैसे कि मान लो कि ये मेरा कवर है, ठीक है। अब ये कवर को छूने पे करंट नहीं लगा, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी होगा। सो यही सोच थी साइंटिस्ट की, वो कोशिश कर रहे थे। फाइनली 11 साल बाद जाके उनको सक्सेस मिली एंड पता लग गया कि यस माइनस के भी पार्टिकल्स अंदर मौजूद है, और साइंटिस्ट ने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक्चुअली इससे तकरीबन 1906 में, कब? 1906 में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, वो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे वेट होता है, मास होता है, उसकी वैल्यू होती है ना, वैसे ही चार्ज की भी वैल्यू होती है। इसका यूनिट है कूलम। क्या यूनिट है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू आप सबको याद रखनी है। अब इसके और कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। ओके, तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने 1932 में बताया था कि एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। एंड ये कैसे पार्टिकल थे? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना ही इसके पास प्रोटॉन है, सॉरी ना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है।
ये एकदम न्यूट्रल है, इसको कोई पड़े नहीं किसी से, ठीक है। तो बच्चा लोग ये जो यहाँ पे हम डिस्कशन किया है, आपको कौन से साइंटिस्ट ने कौन से साल में कौन से पार्टिकल को ढूंढा था, इन सबको आपको याद रखना है। ये छोटे डिटेल्स हमें याद होनी चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट व्हाट। अब बच्चा एक्चुअली जेम्स चैडविक से कई सालों पहले रुदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कह दिया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नाम की कोई चीज है। नाम तो हमने दिया था इंसानों ने, मतलब उन्होंने बता दिया था कि ऐसा कुछ है उसके अंदर, बट प्रूफ नहीं कर पाए थे। सिर्फ बताया था लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए थे। उसको प्रूफ किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। वन मोर थिंग, एक और पार्टिकल है जो रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड वगैरह वगैरह। सो उन्होंने एक पार्टिकल यूज किया था जिसका नाम दिया गया है अल्फा पार्टिकल। ये क्या चीज है? तो बच्चा अल्फा पार्टिकल एक्चुअली एक पॉजिटिव पार्टिकल है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आते हैं। क्या है ये? एक पॉजिटिव पार्टिकल है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आते हैं। अब क्या ये क्या होता है भाई? अभी भी समझ नहीं आया है ना भाई, ऐसा पार्टिकल वगैरह मतलब। अच्छा, आपने हीलियम के बारे में पढ़ा है? आपको पता है हीलियम? हीलियम एक गैस है जो अभी उत्तरायण के समय में, पता है बलून के अंदर जो गैस भरी जाती है जिससे बलून ऊपर जाता है, वो गैस को हम हीलियम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम गैस। अब अच्छा, हीलियम गैस के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा इसके पास? He2+। हम देखा था ना, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये प्लस हो जाएगा। लॉजिकली सोचो, ये -2 ये +2, 0 हो जाता है। लेकिन अगर ये -2 है ही नहीं, अकेला +2 बचेगा, सो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं? सो ये जो पार्टिकल है ना, दिस इज नथिंग बट द अल्फा। इसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। सो याद रखना, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम पार्टिकल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, हीलियम का एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। उसका चार्ज कितना होता है? +2, और उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? ओके, तो बच्चा लोग ये छोटी मोटी बातें हो गई। अब देख लेते हैं कि एटम किस तरीके से आया। एक्चुअली अलग अलग साइंटिस्ट है ना, अपने हिसाब से रिसर्च की थी और अपने हिसाब से रिजल्ट बताए थे। सबसे पहले हमें एटम के बारे में बताने वाले कौन थे? डाल्टन। इसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डाल्टन ने क्या बताया था, क्या प्रॉब्लम आई थी, सब कुछ हमने देखा था। जब डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई तो उसके बाद पिक्चर में आए जे थॉमसन। इन्होंने हमें एटम का एक मॉडल बताया। अब बच्चा लोग एक चीज याद रखना कि जब जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन ढूंढा नहीं गया था। नो न्यूट्रॉन वॉज फाउंड। अब इन्होंने हमें क्या बोल दिया कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, मतलब यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि स्फीयर बड़ा बॉल था, बॉल स्फीयर कैसा होता है? बॉल, वो है। हाँ, तो वो स्फीयर जो है पूरा बॉल है, उन्होंने बोल दिया कि ये बॉल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब कोई भी बड़ा सा पार्टिकल पड़ा होगा। एज पर एग्जांपल
आपने वाटरमेलन देखा है? वाटरमेलन को जब आप काटते हो तो अंदर से पूरा ग्रीन कलर निकलता है और उसके अंदर ब्लैक कलर, सॉरी रेड कलर निकलता है, सॉरी रेड कलर निकलता है और अंदर से ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं। सो वो ब्लैक बीज को इलेक्ट्रॉन समझ लो और जो रेडिश पार्ट है वो पूरा समझ लो कि कोई भी स्फीयर के अंदर का माल वगैरह पड़ा है, और जो ऊपर का जो ग्रीन होता है, वाटरमेलन ऊपर से ग्रीन दिखता है ना हमको, सो समझ लो कि वो एक स्फीयर है और वो पॉजिटिव चार्ज है। वो स्फीयर होता नहीं, बट अभी के लिए मान के चलो। ओके, इसी वजह से इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल। सो उन्होंने कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज पड़े होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर पड़े। अब उनके अकॉर्डिंग जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने बताया। और इसी वजह से इनका जो मॉडल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकल, मतलब ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज जीरो। अगर मैं किसी भी चीज को छूं तो करंट नहीं आता ना, बस वही। करंट क्यों नहीं आता? बिकॉज वो न्यूट्रल है, उसके पास ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज। बट प्रॉब्लम ये हुई कि इनका मॉडल ज्यादा चला नहीं। दूसरे साइंटिस्ट एटम से रिलेटेड कई सारी चीजें समझा नहीं पाए। कई सारी चीजें मतलब कौन कौन सी नहीं समझा पाए? पहला, इस समय एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, वो हाइड्रोजन एटम के वेट के कंपैरिजन में 1/1000 था। मतलब हाइड्रोजन का जितना वजन होता है उसको डिवाइड बाय 1000 करो, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का वेट मिलता था। मतलब ये तो यही समझ लो कि मेरा और एक कीड़ी का वेट, मेरा वेट को आप डिवाइड बाय 1000 करो। मेरा वेट, सच बोलो झूठ बोलो, चलो 90 किलो, बस 90 किलो को डिवाइड बाय 1000 करो, 0.009 kg, यानी कि 9 ग्राम। 9 ग्राम वजन एक कीड़ी का होगा, ऐसा समझ लो। सिमिलरली हाइड्रोजन का डिवाइड बाय 1000, बहुत छोटा वजन हो गया। अरे एक्चुअली हाइड्रोजन का वजन भी बहुत छोटा होता है। आप अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, क्या कभी आपको लगता है मुंह में वजन लगता है? ओह माय गॉड, लगता है ऐसा कभी कुछ कि बहुत सारा ऑक्सीजन आ गया, बहुत वजन हो गया, ओह माय गॉड। यानी कि कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस भी कोई वेट ही नहीं होता इसका। ये इतने सारे में आप कितने न जाने कितने एटम्स आपने गैस के भर लिए होंगे हाथ में, यानी कि इसका वजन तो ऑलरेडी बहुत कम है और उसका भी 1000 कम कर दो, ठीक है। बट अब हुआ क्या, अगर मैं ये चीज मान के चलूं, अगर मैं ये चीज मान के चलूं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? देखो, आज मैं अगर बोलूं मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल में 64 GB रैम है, पूरा भरा हुआ है, 64 GB रैम पूरा भरा हुआ है। आप क्या बोलोगे? सर आपने बहुत सारी फाइल्स रखी होगी, फाइल्स में जिसमें म्यूजिक आ गया, वीडियोस आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, सब आ गए। आप यही बोलोगे सर बहुत सारी फाइल रखी होगी तो भर गए। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे मोबाइल में सिर्फ 2 फाइल या एक ही फाइल है एंड उसका वजन भी, मतलब उसकी साइज भी 64 GB जितनी नहीं है, फिर भी मेरा मोबाइल भरा हुआ है, फिर भी मेरा मोबाइल भरा हुआ है। आप शॉक हो जाओगे ना। बस वही चीज यहां भी देखने को मिल रही है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। क्यों? पहली बात, इस समय प्रोटॉन भी नहीं है, इस समय न्यूट्रॉन भी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब कि न्यूट्रॉन नहीं है। होना क्या चाहिए था? जितना भी वजन है सारा का सारा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए था। सो अगर हाइड्रोजन का वेट, सपोज करो हाइड्रोजन का वेट अगर मैं बोल दूं अभी के लिए 1 ग्राम, अभी के लिए 1 ग्राम, तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 500 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। 500 इलेक्ट्रॉन और 500 प्रोटॉन
जिसका वजन मिलके 1 ग्राम बनेगा। ये माना जा रहा था ना। हमको क्या पता था उस समय के एटम के अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, बस, और कुछ भी नहीं है, ऐसा उस समय माना जा रहा था। अब अगर एक बैग के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें हैं तो जितना वजन होगा 2 का ही होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का वेट इतना कम है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तब जाके 1 ग्राम बनेगा। बट एक्चुअली पता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने? एक ही इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन भी समझा नहीं पाए कि जब हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कैसे हाइड्रोजन का और इसका वेट कैसे मैच होगा। मतलब उन्होंने क्या बोल दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, लेकिन अभी तक इन दोनों का वजन मिला के हाइड्रोजन का वजन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, कैसे। एक प्रॉब्लम ये थी, इसका जवाब मिला लेकिन आगे जाके जब न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब मैं आपको बोलूं, मैंने एक ऐसी चीज डाल दी जो आपको दिखे नहीं, आपको वजन लग रहा है उठाने में लेकिन दिख नहीं रही है, तो आप भी शॉक हो जाओगे कि यार ये कैसे, ठीक है। और वो जो चीज दिख नहीं रही है वो न्यूट्रॉन थी जो बाद में जाके मिली। अब दूसरी प्रॉब्लम, बेटा आपने विबग्योर का नाम सुना है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, पर्पल, बचपन में सुना होगा ना, 7th में विबग्योर। उसको स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन। साइंस में वो जो कलर्स आता है ना, उसको स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। अब जब हाइड्रोजन की बात करें, सो हाइड्रोजन के अंदर ये स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही थी। क्यों दिख रही थी, कैसे दिख रही थी, पता नहीं। सो थॉमसन का जो ये मॉडल है वो इस चीज को समझा नहीं पाया था कि हाइड्रोजन एटम को अगर मैं उसके अंदर से एनर्जी पास करूं तो क्यों वो इतने कलर दे रहा है, कैसे कलर दे रहा है, पता नहीं। और एक प्रॉब्लम ये थी कि भाई एक वेट हो गया, एक स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, और दूसरा कि भाई एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हो ही नहीं सकते। दूसरे साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे रह नहीं सकते। क्यों? बिकॉज इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, सो वो कोई पर्टिकुलर जगह पे फिक्स होने चाहिए। इन 3 कारणों की वजह से थॉमसन का मॉडल फेल हो गया था। उन्होंने बनाया, उन्होंने बताया, लेकिन वो ये सारी चीजें समझा नहीं पा रहे थे, ठीक है, इसीलिए उनका मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ और आगे चला ही नहीं। फिर इसके बाद क्या, सो इसके बाद रुदरफोर्ड आए, उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया। उसके बाद एक बोर एटॉमिक मॉडल, मतलब बोर साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया। फाइनली बोर एटॉमिक मॉडल को सच माना गया। भाई रुदरफोर्ड ने काफी कुछ सच ही बताया था, बट 1-2 प्रॉब्लम थी रुदरफोर्ड के एटम में, वो चीज हमको बोर ने क्लियर करके दी, ठीक है। सो बच्चे लोग, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली बार हम ये रुदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे एंड ऑलमोस्ट आपका चैप्टर नंबर 4 क्लियर हो जाएगा। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी है, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड वो वाली सारी कहानियां बाकी रहेगी, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।